हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियरेंस में। दोस्त यहाँ पे बात करने वाले हैं आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को दोस्त आप एंड तक बने रहिएगा। और जो भी फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा, जिससे दोस्त आने वाली वीडियोज और नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दोस्त सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दोस्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को दोस्त आप अच्छी तरीके से देखिएगा। जहाँ पे दोस्त आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार का मान बराबर होता है। तो दोस्त यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बार का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है। तो एक बार का जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है 1 × 10⁵ पास्कल। क्या होता है दोस्त? 1 × 10⁵ पास्कल होता है। ये हमारे एक बार का मान होता है। कितना दोस्त? एक बार का मान होता है। अब दोस्त यहाँ पे बार की बात करते हैं तो बार जो होता है दोस्त वो हमारा दाब का मात्रक होता है। किसका? प्रेशर का जो हमारा मात्रक होता है वो हमारा बार होता है। क्या होता है दोस्त? बार होता है। किसका? प्रेशर का, दाब का। अब दो दाब का एसआई मात्रक, ध्यान से समझिएगा। एक एक पॉइंट यहाँ पे आप क्लियर करते हुए चलिए, नोट डाउन करते हुए चलिए, जिससे दोस्त अगर आपको इसमें से भी, अगर आप पॉइंट से भी आपको क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं तो आप वहाँ पे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। क्या होता है दोस्त? यहाँ पे दाब का एसआई मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब अगर इसकी सीजीएस मात्रक बात करें तो दाब का जो सीजीएस मात्रक होता है वो आपका डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है दोस्त? डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपका सीजीएस पद्धति में मात्रक है। किसका दोस्त? दाब का। दाब के अन्य मात्रक भी हैं, जैसे वायुमंडलीय दाब हो गया, टार हो गया, या एमएम हो गया, पारा हो गया, एचजी आदि। ये सब क्या है दोस्त? आपके दाब के अन्य मात्रक हैं। तो आशा करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। यहाँ पे आपको केवल पूछा था कि एक बार की वैल्यू क्या होती है। तो एक बार की वैल्यू आपका जो होता है वो 1 × 10⁵ पास्कल होता है। तो आशा करते हैं इन्फॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अच्छी तरीके से देखते हैं। ये दोस्त आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए अच्छे से, फिर इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे दोस्त सेकेंड क्वेश्चन है, 0.32 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए दोस्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ई की वैल्यू जो आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। ये आपका क्या है? कूलाम। ठीक है, कितना दोस्त? कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। अब यहाँ पे आपका आवेश चार्ज यहाँ पे Q इक्वल टू दिया है कितना दोस्त? 0.32। कितना? 0.32 कूलाम दिया हुआ है। यहाँ पे Q की वैल्यू दी हुई है, E की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे ज्ञात करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इक्वल टू Ne। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट आप क्लियर करते हुए चलिए। Q इक्वल टू Ne, ये आपने फार्मूला यहाँ पे पढ़ा होगा। हमें यहाँ पे n की वैल्यू ज्ञात करना है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/E। Q की वैल्यू यहाँ पे दोस्त आपका दे रखा है कितना? 0.32। और E की वैल्यू मैंने आपको अभी बताया, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? यहाँ फिर से आप देखिए, 0.32 अपॉन में 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी 10⁻18, 2 × 10⁻18। यही दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं दोस्त, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको जब भी अगर एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और एक बात और बता दें दोस्त, कि जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हुए हैं। अर्थात यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में
पूछा गया टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले बार जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे उसमें आपको ये क्वेश्चन पूरे आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, फिर यहाँ पे बताइएगा इसका आपका आंसर क्या होगा। तो थर्ड क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे निम्नलिखित में स्थितिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया स्थितिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम किस प्रकार होता है ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा कि इसका बढ़ता क्रम है क्या। तो इसका जो बढ़ता क्रम है स्थितिज ऊर्जा का वो हमारा है गैस, द्रव, फिर ठोस। ठीक है, पहले गैस, फिर आपका द्रव, फिर ठोस आता है। ये क्या है आपका स्थितिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम। किसका बढ़ता क्रम है? स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि ठोसों में, ध्यान से समझिएगा, ठोसों में स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है और द्रव्य में ठोसों से कम, किंतु गैसों से अधिक तथा गैसों में सबसे कम होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो बढ़ता हुआ क्रम होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि गैसों में आपका सबसे कम होता है। ध्यान से समझिएगा, स्थितिज ऊर्जा आपका गैसों में सबसे कम होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है और द्रव में ठोस से कम होता है, इसलिए वो आपका सेकंड नंबर पर आता है। अगर दोस्त यहाँ पे बात करते हैं कि ठोस में, तो ठोस में जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। जो आपकी ठोस में गतिज ऊर्जा होती है वो आपका सबसे कम होती है। क्या होती है दोस्त? सबसे कम होती है। अगर दोस्त यही हम द्रव में बात करें तो द्रव में हमारा जो काइनेटिक एनर्जी, जो आपका गतिज ऊर्जा होगी वो आपका ठोसों से अधिक होगा, किंतु गैसों से कम होगा। गैसों के गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ध्यान से समझिएगा, स्थितिज ऊर्जा गैसों की कम होती है लेकिन गतिज ऊर्जा गैसों की सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें यहाँ पे, तो गतिज ऊर्जा अगर जो बढ़ता हुआ क्रम होगा वो हमारा बी होगा, अर्थात यहाँ पे ठोस, द्रव, फिर गैस। ठीक है, ये क्या है ये मैंने आपको बताया इसलिए कि अगर आपको पॉइंट, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर बोल दिया आपको स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यही अगर बोल देता आपको कि यहाँ पे आप बताइए कि गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी या बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, तो वहाँ पे आप करेक्ट आंसर किसको बताएंगे दोस्त? बी को बताएंगे। पहले आपका ठोस होगा, फिर द्रव, फिर गैस होगा। ठीक है, तो गैसों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो आशा करते हैं यहाँ पे पॉइंट आपको समझ में आ गया है। एक एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिएगा। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्त यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांकों में अनुपात होता है। तो अनुपात कितना होता है दोस्त? पहले मैं ये बताऊंगा, फिर दोस्त क्यों होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन जो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, 1:2:3। जो आपका रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांकों का जो आपका अनुपात होता है वो होता है एक। अगर हम यहाँ पे बात करें अल्फा, बीटा, गामा की, तो इसका जो अनुपात होता है 1, 2 और 3। ये आपका रेशियो हो गया किसका दोस्त? अल्फा, बीटा, गामा, जिससे हम रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्फा क्या है दोस्त? वो आपका रेखीय प्रसार गुणांक है, बीटा आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, और यहाँ पे गामा जो है, ध्यान से समझिएगा, गामा जो है वो आपका क्या है? आयतन प्रसार गुणांक है। अब दोस्त यहाँ बात करते हैं किसी पदार्थ का आयतन। ठीक है, किसी पदार्थ का अगर आयतन प्रसार गुणांक, किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उसके रेखीय गुणांक का अल्फा का अगर 3 गुना होता है तो क्या होता है? y बराबर 3 अल्फा, जो आपका आयतन प्रसार गुणांक होता है। ध्यान से समझिएगा, आयतन प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। अर्थात हम यहाँ पे गामा की बात करें तो ये आपका 3 अल्फा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है। किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। ठीक है, अब यही बात करते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का। तो किसी पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। अर्थात अगर यहाँ पे बीटा की बात करें तो बीटा इक्वल टू ये आपका 2 अल्फा होता है। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है और आयतन प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का
3 गुना होता है। तो इतना आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे टोटली आपको समझ में आ गया है। इसका दोस्त जो आपको करेक्ट आंसर था वो आपका बी था, 1:2:3 के अनुपात में इसका जो अनुपात है वो ये होगा। तो इसी तरह के दोस्त आपको क्वेश्चन इसी तरह से अब आपको डेली इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो वीडियो को दोस्त आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि दोस्त सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके और उनको भी दोस्त इन्फॉर्मेशन मिल सके क्वेश्चन के बारे में कि किस टाइप से आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से समझिएगा, 1 पारसेक का मान होता है। तो 1 पारसेक क्या होता है इसको भी जानेंगे, और या तो इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि 1 पारसेक का मान क्या होता है। तो 1 पारसेक की जो आपकी वैल्यू होती है वो आपकी होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। कितना दोस्त? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये आपका होता है 1 पारसेक का वैल्यू। ठीक है, 1 पारसेक क्या होता है दोस्त? इसको आप 3 प्रकाश वर्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, पारसेक क्या है? ये आपका दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, जितने आपको पॉइंट बता रहे हैं ये दोस्त आपको आईआईटी, अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा आईईआरटी या दोस्त पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, तो जितने आपको डिटेल में यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सभी आप कॉपी पे नोट डाउन करिएगा। जितने आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसमें से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं दोस्त बहुत ज़्यादा, इसलिए जितने पॉइंट बता रहे हैं सभी आप माइंड में नोट करते चलिए। तो यहाँ पे जो बताया मैंने, जो आपका पारसेक होता है वो क्या है दोस्त? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। क्या दोस्त? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं अगला। तो 1 समुद्री मील, ध्यान से समझिएगा, 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। अब दोस्त यहाँ पे पारसेक की बात करते हैं। तो पारसेक वह दूरी है जिस पर एक खगोलीय मात्रक दूरी द्वारा बनाया गया कोण 1 सेकेंड होता है। ठीक है, ये आपका पारसेक कहलाता है। तो आशा करते हैं जितने मैंने पॉइंट बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा था वो आपकी 1 पारसेक की वैल्यू पूछ रहा था, और 1 पारसेक की जो आपका वैल्यू होता है वो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में आप शेयर जरूर करिएगा ताकि दोस्त सभी स्टूडेंटों के पास वीडियो पहुंच सके और दोस्त सभी लोग एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान होता है। तो यहाँ पे दोस्त आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है। तो उसके जो बाहरी सतह का दोस्त जो आपका तापमान होता है वो होता है 7000 केल्विन लगभग। ठीक है, कितना होता है? 7000 केल्विन अप्रॉक्स में होता है जो आपका सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस या 6273 डिग्री केल्विन होता है, जबकि सूर्य के केंद्रीय भाग का जो आपका तापमान होता है वो आपका होता है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। अतः जो विकल्प में दिया है दोस्त यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे आंसर की, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी होगा, 7000 केल्विन इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो सूर्य का जो आपका दीप्तिमान सतह वह प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? प्रकाश मंडल कहलाता है जो आपका दीप्तिमान सतह होता है सूर्य का। ठीक है, तो सूर्य के बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? किरीट कहते हैं सूर्य के बाहरी परत को। जो आपका यहाँ पे बाहरी सतह बोल रहा था उसको हम क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सूर्य में, तो सूर्य में जो हाइड्रोजन होता है वो आपका 71%। कितना होता है दोस्त? 71%। जितने पॉइंट बता रहे हैं दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्त यहाँ पे हीलियम की बात करें तो हीलियम आपका होता है 26.5%। कितना दोस्त? 26.5%। यहाँ पे 26.5% होता है वो आपका हीलियम होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है वो आपका 71%।
ठीक है, और अन्य होते हैं वो आपके 2.5 में सभी तत्व आ जाते हैं। ठीक है, सभी तत्व आ जाते हैं। तो इससे दोस्त आपका क्लियर होता है। इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि बाहरी सतह का तापमान, तो वो आपका 7000 केल्विन होता है। कितना दोस्त? 7000 केल्विन। डी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पणों को समांतर रखने पर उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। उसमें बोला है कि प्रतिबिंबियों की संख्या बताना है। कब बताना है? जब दो दर्पण को समांतर रखेंगे। तो उसमें क्या होगा दोस्त? आपका इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेगा। कितना दोस्त? इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम दो समतल को समांतर रखेंगे तो उनमें जो प्रतिबिंबों की बनने वाली संख्या होगी वो आपकी इनफाइनाइट होगी। क्यों होगी दोस्त? यहाँ पे अगर हम 360 कर देंगे, अगर यहाँ पे 360 अपान में थीटा कर देंगे, अगर थीटा इक्वल टू 0 कहेंगे, क्यों दोस्त? यहाँ पे समांतर आपको बोला है, तो ये क्या होगा? आपका इनफाइनाइट, अर्थात यहाँ पे इनफाइनाइट। ठीक है, तो अनंत जितने प्रतिबिंब बनेंगे वो आपकी क्या होंगी? अनंत बनेंगे। यहाँ तो समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको बता दें। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। इसकी जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, वो आपकी इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। अगर दोस्त यहाँ पे समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर तथा पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है, ये किसका? समतल दर्पण। इसका जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर पार्श्व उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। इससे जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसको आप स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने आपको पॉइंट यहाँ पे बताएं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। इनफाइनाइट इसके प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जितने भी दोस्त आपको क्वेश्चन बताए हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे दोस्त अगला क्वेश्चन था, स्टीफन के नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो इसकी जो नियतांक का मात्रक होता है वो आपका होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका स्टीफन के नियतांक का मात्रक है। ठीक है, स्टीफन नियतांक क्या होता है? ध्यान से समझिए। स्टीफन का नियतांक का मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4, या इसे हम क्या कहेंगे? जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन होता है। स्टीफन नियतांक का अगर मान की बात करें तो स्टीफन नियतांक का जो वैल्यू का मान होता है वो आपका होता है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन होता है। ये आपका स्टीफन के नियतांक का मात्रक का जो आपका नियतांक का मान होता है वो आपका इतना होता है। कितना दोस्त? 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4 होता है। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पे स्टीफन का नियम भी जान लेते हैं। तो स्टीफन साहब ने क्या बताया कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर नहीं बताता है, क्योंकि ठंडे होने की दर वस्तु के आसपास के तापमान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, इन्होंने अपने नियम बताया। अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि स्टीफन का नियम केवल आदर्श कृषिका के लिए ही लागू होता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो हमारा नियम है ये केवल आदर्श कृषिका के लिए ही लागू होता है, अदर पे आपका इस नियम को लागू आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका ए था। स्टीफन नियतांक का मात्रक पूछा था, लेकिन दोस्त यहाँ पे मैंने आपको सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन बता दिया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आशा करते हैं दोस्त वीडियो आपको पसंद आए हो, क्लासेस अच्छा लगा हो दोस्त, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में आप शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि दोस्त सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके और उनको भी दोस्त अच्छे से अच्छे नंबर एंट्रेंस एग्जाम में लाने में सहायता मिल सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।